नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। महाराष्ट्र में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा अभी लगातार चले जा रहा है। कल 34 लोगों को एक फोटो डाल करके फोटो ऑप में ये दिखाया गया कि सूरत में 34 हैं। उसके बाद आज गुवाहाटी से एक तस्वीर आई जिसमें गुवाहाटी में 42 हैं। लगातार एकनाथ शिंदे का कुनबा बढ़ता चला जा रहा है, बागियों का कुनबा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के पास हैं कौन। तो आज एक मीटिंग हुई जिसमें उद्धव ठाकरे ने मीटिंग ली। शिवसेना के 13 विधायक आए वहां पर। तो इसके मायने क्या निकाले जाए? क्या इसका मायना यह है कि अब खत्म, अब उद्धव ठाकरे शिवसेना नहीं रहे? अब जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें उद्धव ठाकरे के साथ कोई नहीं रहेगा। 42 विधायक लेकर के, जिसमें से 37 शिवसेना के हैं, क्या एकनाथ शिंदे अब शिवसेना बन गए हैं जिसमें वो जहां मर्जी चाहें वहां जा सकते हैं? और 106 बीजेपी के अगर आप ये मिला दें उसमें ये 42, तो जाहिर सी बात है सरकार भी पलट सकती है। आगे क्या होगा ये सबसे बड़ी बात है। तो क्या गेम ओवर हो गया है उद्धव ठाकरे के लिए, या याद कीजिए 36 दिन का वो ड्रामा 2019 का, जिसमें कुछ होते होते कुछ और हो गया। इसीलिए हम एक सवाल और पूछ दिए देते हैं, क्या पिक्चर अभी बाकी है? ये बड़ी बात है। सबसे पहले सवाल इंडिया का में हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास। पूजा भारद्वाज सह्याद्री से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोहित मिश्रा सेना भवन के बाहर से, अभिषेक मातोश्री के बाहर हैं, और रत्नदीप रेडिसन होटल के बाहर हैं। अंदर नहीं जा पाए हैं, वो बेचारे 5 स्टार होटल के बाहर ही हैं, क्योंकि वहीं तक अनुमति है, उसके आगे सियासत जारी है। सबसे पहले रत्नदीप, मैं फिर से आप ही से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि मुंबई का ड्रामा मुंबई से ज्यादा आपके गुवाहाटी में हो रहा है। रत्नदीप के पास जाएंगे अब से थोड़ी सी देर में, वो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। अभिषेक, आपसे शुरू करना चाहता हूं। अब वापस आ गए हैं मातोश्री में उद्धव ठाकरे, यहां पर एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आने के बावजूद ऐसे लग रहा है कि उनकी इस इमोशनल अपील के बाद भी बहुत सारे लोग बागी होते चले जा रहे हैं, और वहां पर गुवाहाटी में कुनबा बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या मायने निकाले जाए? वो फिल्म में डायलॉग था ना कि अभी हमें और बेइज्जत होना बाकी है। तो सियासत में इस समय वही लग रहा है कि इसके आगे और कितना, क्योंकि देखिए अगर आप किसी पार्टी प्रमुख को इतना नीचा दिखा दें कि आपके सारे नंबर्स लेके चले जाएं, आप वहाँ पर बैठ जाएं जहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं, आपके कहने के बावजूद सड़क पर उस तरीके से लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, आपके पास 13 का नंबर है बस दिखाने के लिए, तो आप अपने आप को मायूस और लाचार भी बता रहे हैं, और वो इस समय है भी। और आप देखिए सरेंडर करने का, मैंने आपसे अगर 3 दिन पहले बात की थी तो मैंने कहा था कि इसमें उद्धव ठाकरे को ही सरेंडर करना है। अब सरेंडर की जो शर्तें हैं, समर्पण की जो शर्तें हैं, वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी तय कर रहे हैं। वो तय कर रहे हैं कि आपको सरेंडर किन शर्तों पर करवाना है। तो ये करारी हार के, देखिए अब क्या हो गया है, संजय राउत ने क्यों आके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या है कि हम एमबीए से समर्थन के बारे में हटाने के बारे में भी विचार कर सकते हैं, या हम एमबीए से बाहर आने के बारे में विचार कर सकते हैं। ये क्यों संकेत दिया जा रहा है कि हम सब चीज़ों के लिए तैयार हैं, बस पार्टी बचा लो। अभी तो जो भी कुछ है वो बचाना है, जैसी बची है वैसी बचा लो। तो वो पार्टी को बचाने के संघर्ष में है, क्योंकि सब कुछ छिन जाने का डर है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मैं इसका मतलब ये कतई, देखिए अगर आप सोहित का इंटरव्यू देखें वो संजय राउत के साथ, तो कह रहे हैं जो जाना चाहते हैं जाएं। जी जी मैं सुन रहा हूँ। स्वर तो विरोधी हैं, बचा कहाँ रहे हैं? जो जाना नहीं, मैं वहीं पे आ रहा था। हाँ, मैं आप तो समर्पण यही इसी का था कि आप एमबीए से अगर बाहर आने पर बात कर रहे हैं, यही आपकी जिद है, तो हम आके बाहर, हम एमबीए से बाहर हो जाते हैं। अब आके बात तो करिए, पहला ये टोन है। बाकी तो ये कि जिनको जाना है जाएं। वो ये भी नहीं बताना चाहते ना कि हम इतना ज़्यादा स्टिक हैं पावर के साथ कि हम तो इनको किसी भी तरीके से हमें कुर्सी बचानी है। वो कुर्सी वाले फॉर्मेट से उद्धव ने अपने आप को अलग कर लिया है, उद्धव ठाकरे ने। लेकिन इसका कतई ये मतलब ना निकालें कि उद्धव एक संघर्ष करने वाले नेता नहीं है। मैं मतलब उनको राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आपके पहले वाले बुलेटिन में बात कर रहा था, पहले घर में प्रॉपर्टी का विवाद था। आप हमें नहीं भूलना चाहिए, उद्धव ठाकरे के घर में राजनीतिक विरासत से पहले एक जायदाद का विवाद हुआ। आपको स्मिता ठाकरे याद होंगी,
वो किस तरीके से नारायण राणे के मार्फत सरकार चलाती थी। उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे किनारे थे सत्ता में। तो पहले तो उन्होंने घर में जीत हासिल की, फिर उसके बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से जीत हासिल करी। और ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं रहा है। 2012 में ही उद्धव बाल ठाकरे चले गए थे इस दुनिया से, तो उसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ भी लड़ाई ली है। और हम सबको पता है कि बीजेपी किस तरीके से अपने पार्टनर्स को छोटा करता चला जाती है, और इस डर को सबसे पहले उद्धव ठाकरे भांप रहे थे। वो कभी नरम कभी गरम रिश्ते उनसे बनाए हुए थे, और कभी उनके साथ रिश्ते में नगर निगम का चुनाव लड़ लेते थे और कभी नहीं लड़ते थे, ये भी एक सच है। और उनको बाकायदा हमेशा हुक पर रखते थे। ये बात और है कि देवेंद्र फडणवीस एक योग्य नेता हैं, और वो भी उन्होंने भी अपना पार्टी का बहुत बड़ा विस्तार किया है, और वो महाराष्ट्र के इस समय सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। लेकिन ये नहीं कहा, मैं राइट ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये इस हार को का मतलब ये है कि ये हार है, ये उद्धव ठाकरे की हार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नेता के तौर पर मैं पूरा जीरो नहीं कर सकता हूँ। इतना निर्दयी निर्मम नहीं होना चाहिए राजनेताओं के लिए खिलाफ के समय बोलते समय। तो मैं उतना उनको जरूर वक्त दूंगा अनग्रेटफुल होने की। इसीलिए सवाल ये पूछा जा रहा है अभिषेक जी कि क्या पिक्चर अभी भी बाकी है, ये एक बड़ी बात है। हमारे साथ बने रहिए। सोहित मिश्रा भी हैं, पूजा भारद्वाज भी हैं, और सुनील सिंह भी अब जुड़ गए हैं। मैं सोहित आपके पास आना चाहता हूं। मैं देख रहा था कि वहां बहुत सारे लोग हैं, सेना भवन में इकट्ठा हो रहे हैं, आपके कैमरे में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। शिवसेना की हालत ये हो गई कि आप अभी सामना जो अखबार निकलता है उसके ऑफिस के बाहर थे, और वहीं पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। कुछ लोग वो काली स्याही लेकर के कुछ पोतना चाहते थे। वहीं के बाहर के विधायक जो हैं वो बागी हो गए हैं। सेना भवन में क्या मूड है? देखिए संकेत, सेना भवन की अगर बात करें तो जो शाखा प्रमुख जिसे कहते हैं, आप समझ लीजिए कि जो ऑफिस बेरर्स आप समझ लें, उससे शाखा प्रमुख कहा जाता है शिवसेना में। उन लोगों को आज बुलाया गया है यहाँ पर बैठक करने के लिए, और वो सभी यहाँ पर पहुँचे हैं, और उद्धव ठाकरे के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है। तो अंदर खाने आप कोशिश यही की जा रही है कि जो अपने लोग हैं उन्हें मजबूत किया जाए। और अगर आप देखें कि जो एक तरफ कहा जा रहा था, या मेरे इंटरव्यू में जिस तरह से संजय राउत ने कहा कि आप पहले महाराष्ट्र में तो आइए फिर हम बात करेंगे, तो ये महाराष्ट्र में आने पर क्या कुछ होगा इन विधायकों के साथ, या किस तरह से इनकी रणनीति होगी उद्धव ठाकरे की, उसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। और इसके लिए 3 बजे से बैठक बुलाया गया है। तो जो अभिषेक कह रहे हैं तो वो बात बिल्कुल सही है कि अभी ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हार मान चुके हैं या एक तरफा ये बैटल है। ज़रूर मैं आपको बता दूं कि विधायक अभी एकनाथ शिंदे के पास ज़्यादा हैं, और मैं आपको संकेत अभी ये भी बता सकता हूं कि आने वाले कुछ समय में और विधायक वहां पर पहुंचने वाले हैं। कुछ अभी रास्ते पर हैं और कुछ भी पहुंचने वाले हैं, जो फिलहाल मुंबई या उसके आसपास आपको अभी नजर आ रहे हैं। ये तो नई ब्रेकिंग न्यूज दे दी सोहित ने। सोहित एक सेकंड, इस पर जरा विस्तार से बात करें। आपका ये कहना है कि अब जो 13 बचे हैं, 13 साथ छूटेगा अब? संकेत 13 में से भी कुछ जा सकते हैं, और भी कुछ हैं जो अभी रास्ते में है, जो वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। तो अभी आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास जो पहुँचे उनमें निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। शिवसेना के कुछ विधायक अभी भी संपर्क में हैं, जो मेरी जानकारी है। और आप देखेंगे कि जिस तरह से परसों हमने बताया था कि जो शख्स यहाँ पर मौजूद है मुंबई में, सीनियर शिवसेना लीडर हैं दीपक केसरकर, आदित्य ठाकरे खुद गाड़ी चलाकर उनके जब घर छोड़ने जाते हैं, और आज अगर उन्हें आप गुवाहाटी में देख रहे हैं, तो आप समझिए कि कुछ भी यहाँ पर असंभव नहीं है। और ये आंकड़े और बढ़ने वाले हैं, जो जानकारी मेरे पास अभी मौजूद है। तो आंकड़े बढ़ेंगे और एकनाथ शिंदे और मजबूत होंगे। लेकिन ये मजबूत एकनाथ शिंदे हैं गुवाहाटी में। क्या मुंबई या महाराष्ट्र आकर वो इतने मजबूत रहते हैं, तब भी क्या उनके जो विधायक उनके साथ में हैं वो इतने मजबूत रहते हैं, या वो गुवाहाटी से ही कुछ सब कुछ अपना जो उनका गेम प्लान है वो पूरा कर कर आएंगे, ये देखना अहम होगा। संजय राउत के अगर बयान को देखें आप, जो उन्होंने बात की है हमसे, उसमें तो वो कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट कीजिए, पता चल जाएगा कौन कहाँ पर है। महाराष्ट्र में आप कहीं घूम नहीं पाएंगे। संकेत, जो आपको याद होगा हम जब बात कर रहे थे कल से, संजय राउत के जो बयान है वो बदलते रहे। पहले कहते हैं एकनाथ शिंदे के साथ 1 घंटे बातचीत हुई है, वो शिव सैनिक हैं। बाद में कहते हैं कि विधानसभा भंग होने वाली है। आज सुबह बाद में कहते हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आज मुझसे कहते हैं कि फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, तब देखिए कौन कहाँ पर है। शिवसेना इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, और ताकत कौन है वो पता चल जाएगा जब ये महाराष्ट्र आएंगे। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम महाविकास आघाड़ी से हटने को तैयार हैं। मैंने तो उनसे पूछा भी था कि इन लोगों को एनसीपी और कांग्रेस से तकलीफ है, ये चाहते हैं कि आप बीजेपी के साथ जाएं। तो कहते हैं जो जाना चाहता है वो चले जाएं, हम क्यों जाएं। तो अगर आप बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते हैं और महाविकास आघाड़ी में नहीं रहना चाहते हैं, एकनाथ शिंदे की तो मांग है कि आप बीजेपी के साथ जाएं। दीपक केसरकर यही सवाल लेकर के बीजेपी हमारा नेशनल है,
हम 25 साल उनके साथ थे। सोहित, यही सवाल लेकर के मैं जरा सुनील सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। सुनील जी, मुझे आप ये बताइए कि ये एक अजीब सी और विचित्र सी स्थिति नहीं है? ये कैसी स्थिति है? और ये जो बयान दे रहे हैं अभी संजय राउत, जो बयान दे रहे हैं, कल उन्होंने जैसे एक बात बोली कि असेंबली डिसॉल्व हो सकती है, फिर वो कहते हैं सत्ता चली जाए कोई बात नहीं, फिर कहते हैं हम फीनिक्स चिड़िया की तरह हैं, हम अपनी राख में से निकल के आ जाएंगे, फिर आज कहते हैं कि हम अघाड़ी से अलग आ जाएंगे, फिर वो कहते हैं जिसको बीजेपी में जाना है वो चला जाए। ये क्या उनको सही में संजय राउत को मालूम है कि वो क्या बोल रहे हैं? क्योंकि पिछले 24 घंटे में उन्होंने 6 अलग अलग बातें कह दी। बिल्कुल संकेत, और जो भ्रम की स्थिति कल से जो पैदा हुई उसके लिए कहीं कोई जिम्मेदार है तो वो खुद संजय राउत हैं। पहले उन्होंने कहा कि माहौल अब ऐसा कुछ बनता जा रहा है कि विधानसभा भंग की तरफ जा रही है, तो शाम को जब उद्धव ठाकरे ने भावनात्मक अपील की और वर्षा बंगलो छोड़ा तो उसके बाद उन्होंने कह दिया कि हम लड़ेंगे। तो ये दरअसल ये संजय राउत जो हैं वो बयानवीर कहे जाते हैं, तो सिर्फ वो बयान देना जानते हैं, लेकिन उनके बयानों से किस तरह की उहापोह की स्थिति होती है या कितना पार्टी को ही नुकसान हो रहा है, ये शायद खुद उस पर विचार नहीं करते हैं। अगर विरोधियों की माने, खास करके बीजेपी की, तो उनका चंद्रकांत पाटिल से जब मैं पहले दिन मिला था, जिस दिन बगावत की खबर आई थी उस दिन, तो उनका साफ तौर पर कहा था कि ये जो संजय राउत हैं और जिस तरह के बयानबाजी देते हैं, आधा काम तो उनके ही पार्टी के या विधायकों को नाराज करने के लिए वही काफी हैं, और ये उनका जो अहम है वो अहम जो है वही टकराव का विषय बनता है। तो ये साफ तौर पर दरअसल संजय राउत जो हैं वो एक पहले प्रवक्ता थे, शिवसेना के संपादक हैं, पत्रकार से बने हैं, नेता आज जरूर हैं, और जिस दिन जब सरकार बन रही थी 2019 में नवंबर में, उस दौरान जरूर एक आदमी थे जो अकेले बयान दे रहे थे और उससे एक माहौल बना चुके थे, और कहीं न कहीं माना जाता है कि जो सरकार बनी कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर शिवसेना की, उसमें इनका अहम रोल है। लेकिन दरअसल ये जो है पूरी की पूरी तरह से शरद पवार की जो रणनीति थी वो उसको कहीं न कहीं खाली एक हम कह सकते हैं कि एक आवाज दे रहे थे, और अब जो है वो दरअसल अब भी वो जो बोलते हैं उनका दरअसल अगर हम कहें कि फैसले में कहीं उनकी कुछ चलती होगी, रणनीति में कहीं उनको कोई लेता होगा, मुझे लगता नहीं है। उन्हें सिर्फ बयान देने के लिए एक जगह से रख दिया गया है, और असल में कोई रणनीतिकार है और कुछ चीज बना रहा है तो अब भी पर्दे के पीछे से कहीं न कहीं शरद पवार हैं। कल उन्होंने वाईबी चौहान में बैठकर रणनीति बनाई, जो माहौल बन रहा था कि शायद उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे, उसको बदला गया, और उसमें कहीं न कहीं ये डाला गया कि भावनात्मक अपील की जाए, एक भावनात्मक दबाव बनाया जाए शिवसैनिकों के जरिए, शिवसेना के जरिए जो बागी हैं, और उन पर दबाव बनाकर थोड़ा सा इंतजार किया जाए कि वो शायद वापस आ जाएं। एक रणनीति ये भी देखिए काम कर रही है, कहीं न कहीं करती दिख रही है कि यहाँ पर जो थे शिवसेना के जो साथ थे, बड़े आसानी से यहाँ से विधायक कैसे निकलते चले जा रहे हैं। सदा सरवरकर हो, मंगेश पड़लकर हो, या फिर अभी दीपक केसरकर हो, ये लोग तो साथ में थे, फिर ये क्यों जा रहे हैं? तो कहीं न कहीं इस रणनीति के तहत काम हो रहा है। संजय राउत के बयान है वो बयानवीर के तौर पे जाने जाते हैं। ये आज एक चीज माननी पड़ेगी, ये मैंने शब्द पहली बार सुना है। पूजा भारद्वाज, सुनील जी ने एक नया वर्ड इजाद किया है, बयानवीर। अग्निवीर सुना था, लेकिन ये बयानवीर पहली बार मैं सुन रहा हूँ संजय राउत के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके बड़बोलेपन के चक्कर में ज़्यादा नुकसान हो रहा है? और पूजा, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाकी कैंप्स में क्या हो रहा है, कुछ जानकारी अगर आप दे सकें। बीजेपी से हमने कुछ बयान अभी हाल फिलहाल नहीं सुने, एनसीपी से हमने बहुत कम सुना है, कांग्रेस से भी कुछ कम बात सुनाई दे रही है, क्या जानकारी दे सकती हैं? जी संकेत, जैसा कि बयानवीर कह रहे हैं संजय राउत को सुनील जी, उसी बयान के बाद जो उन्होंने अभी कुछ देर पहली वर्षा में दी है कि महाविकास अघाड़ी से हम निकलने पर विचार करेंगे अगर विधायक हमारे पास लौटते हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर। तो एक तरह से अल्टीमेटम दिया है, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान न देकर इस बात पर ध्यान दें कि महाविकास अघाड़ी से हम निकलने पर विचार करेंगे। तो ये आप सुबह जिस तरह से बता रहे थे कि सोहित के इंटरव्यू के बाद किस तरह से कुछ घंटों में उनके बयान बदले हैं, अब उस बयान के बदलने के बाद कांग्रेस की तरफ से एक नया बयान आया है कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए रेडी हैं और अंत तक हम शिवसेना के साथ हैं। तो कल तक में जहां सिर्फ वो ये बयान दे रहे थे कि हम अपने विधायकों को साथ में जोड़कर रख रहे हैं और ये अंदरूनी लड़ाई है, एनसीपी की तरफ से वही कहा गया अंदरूनी लड़ाई है, लेकिन अब कांग्रेस की एक मीटिंग यहां पर कुछ ही देर में होगी सह्याद्री गेस्ट हाउस पे, जिसके पास में इस वक्त हूं,
इस वक्त पहुंचना शुरू होगा थोड़ी देर में, जो इनके सीनियर लीडर्स हैं उनका। लेकिन उसके पहले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ हैं नाना पटोले, उनका एक बयान आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि फ्लोर टेस्ट के लिए वो रेडी हैं, वो तैयार हैं। तो महाविकास अघाड़ी अगर टूटती है तो बहुत ही बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए होगा। और 2.5 सालों में अगर जो सरकार महाराष्ट्र में चली है, और हम बयानों में भी लगातार देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा परेशानी नेताओं को यहां पर हुई है सरकार चलाने में, खासतौर से शिवसेना को, तो वो कांग्रेस की तरफ से हुई है। और हर समय में हम उद्धव ठाकरे के बयानों को भी देखते आए थे, किस तरह से वो कटाक्ष कर रहे थे। तो कांग्रेस के लिए भी इस वक्त वैसी लड़ाई है जहां वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार बचे। तो किस तरह से बचे, उन्होंने अंत तक कहा कि हम शिवसेना के साथ हैं, लेकिन लड़ाई उनकी है। अब वो यहां पर एक रणनीति बनाना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो शिवसेना को अब इसमें लड़ने के लिए आगे रखें, क्योंकि एनसीपी की तरफ से जिस तरह से कल कहा गया, ये सुझाव दिया गया कि एकनाथ शिंदे को क्या हम मुख्यमंत्री पद का पे लाने का सुझाव रख सकते हैं। इस पर बात बनेगी कि नहीं बनेगी। एक बात ये भी कही जा रही है कि शायद उद्धव ठाकरे की फोन पर जब बात हुई थी सूरत के होटल में एकनाथ शिंदे से, तो शायद उन्होंने ये बात कही थी एकनाथ शिंदे को कि अगर आपको मुझसे दिक्कत है तो आप मुख्यमंत्री आवास में आकर रहिए। ये बात सूत्रों के हवाले से कही जा रही है कि फोन पर यह बात हुई थी। तो शायद उद्धव ठाकरे ने यह ऑफर एकनाथ शिंदे को पहले ही दिया था, लेकिन एकनाथ शिंदे शुरू से इस बात पर कायम है कि आपको बीजेपी के साथ ही जाना होगा, आपको कांग्रेस एनसीपी से हटना होगा। तमाम बातें आज लेटर के जरिए भी कही गई हैं कि क्या उनको दिक्कत हो रही है कांग्रेस एनसीपी के साथ। तो एकनाथ शिंदे के पास जो अभी बहुमत है, वो किसी भी हाल में नहीं चाहते हैं एनसीपी कांग्रेस के साथ जाना। अब कांग्रेस एनसीपी की कोशिश ये है कि किस तरह से वो उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश करें कि एकनाथ शिंदे अपना जो पूरा गुट है वो लेकर वापस आए। फिलहाल उसको लेकर एक मीटिंग यहाँ पर सह्याद्री हाउस में चल रही है, बिल्कुल होने वाली रत्नदीप, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, देखिए इतनी सारी पॉसिबिलिटीज निकल आई हैं इस कहानी में, इसीलिए सस्पेंस बरकरार है और पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि अब ये जो लेटेस्ट बयान है, या तो ये उसको ऐसा माना जाए कि संजय रावत जो है वो बयानवीर हैं, जो ये नया वर्ड सुनील जी ने उनको दिया है, और उनके बयान का कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, स्कीम ऑफ थिंग्स में उसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह, आप ये सोचिए कि अगर ये ऑफर मान लिया जाए, और अगर ये बोल दिया जाए उद्धव ठाकरे की तरफ से कि भाई मेरे ज्यादातर विधायक ये मानते हैं तो चलिए मैं यही कर देता हूं, और अगर वो ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी ऐसी चीजें पलटी हैं। किसने सोचा था कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना आएगी, लेकिन 2 साल पहले 2.5 साल पहले ये हुआ ना, अक्टूबर 2019 में। तो क्या ऐसा सस्पेंस या एकदम उलटफेर महाराष्ट्र की राजनीति में फिर हो सकता है कि 2.5 साल के बाद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को यह बोलें कि भाई मैं क्या करूं, मेरे विधायक ही नहीं मान रहे हैं और मुझे उनका जो सेंटिमेंट है उसका आदर करना पड़ेगा, इस वजह से मैं वापस जा रहा हूं आइडियोलॉजी के नाम पर और बाला साहेब ठाकरे के नाम पर मैं वापस जा रहा हूं बीजेपी के साथ, और फिर पार्टी एक साथ हो जाए। क्या यह भी हो सकता है? हाई वोल्टेज ड्रामा है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतिहास में हो चुका है। बहरहाल अभी जो विरोधियों की कैंप है वो गुवाहाटी में है, और रत्नदीप हमें लगातार बता रहे हैं कि धनाधन चार्टर्ड प्लेन तैयार हैं, बसें तैयार हैं और कमरे बुक हैं, स्टे बढ़ा दिया गया है, सारी चीजें हो रही हैं, धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। तो रत्नदीप तैयारी कर लीजिए। सोहित का कहना है कि और विधायक आ रहे हैं। जी हाँ, और विधायक आ रहे हैं, ऐसी खबर हमें भी लग रही है। और आज सुबह भी हमने ये कहा था कि और भी विधायक वहां पे आ रहे हैं, मगर ये जो कहानी है इसमें तो ट्विस्ट लगातार बरकरार है। अभी जब हम ऑन एयर आ रहे थे, इसके तुरंत पहले यहाँ से एक गाड़ी में जो 2 विधायक आज सुबह ही आए थे, दीपक केसरकर और आशीष जायसवाल, वो निकल के गए हैं। वो कहाँ निकल के गए हैं ये हमें अभी तक पता नहीं चला है, मगर थोड़ी ही देर पहले वो निकल के गए हैं। जिस तरह से उनको पुलिस एस्कॉर्ट देके लाया गया था, उसी तरह से पुलिस एस्कॉर्ट के साथ वो निकल के गए हैं। क्या वो फिर से मुंबई जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, मगर कहानी में ट्विस्ट है। इस बार पहली बार हमने देखा कि जो एमएलए रेडिसन ब्लू के अंदर गए हैं, उनमें से 2 एमएलए पहली बार यहाँ से निकल के गए। किधर जा रहे हैं इसकी हमें खबर नहीं है। ये कब हुआ है? क्योंकि ये बड़ी रोचक जानकारी है। आप कह रहे हैं कि 2 विधायक उसमें से नए आए हुए वो चले भी गए, मतलब कहीं गए हैं? जी हाँ, वो निकल के कहीं गए हैं। कहाँ वो गए हैं इसकी अभी तक जानकारी हमारे पास नहीं है। जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम ऑन एयर आने के 5 मिनट पहले यहाँ से वो निकल के गए हैं पुलिस एस्कॉर्ट के साथ।
हमारे जो सहयोगी कैमरा पर्सन हैं उनके पास विजुअल भी है, कुछ देर बाद हम उनके विजुअल्स भी आप तक पहुंचा देंगे। मगर तो ये इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो कि एक सेकंड स्क्रीन पर इस ब्रेकिंग न्यूज को डालते हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त दे रहे हैं रत्नदीप, जिनका ये कहना है कि विरोधी कैंप में जो 2 एमएलए सुबह सुबह आए थे वो अभी होटल से निकले हैं। अब देखिए निकल करके कहां गए हैं, कुछ खाने गए हैं, शॉपिंग करने गए हैं, भगवान जाने, लेकिन क्योंकि गए हैं और इस गर्मा गर्मी के माहौल में कहीं वापस मुंबई चले जाएंगे तो दोबारा एक कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाएगी। 5 मिनट पहले विरोधी कैंप में 2 नए आए हुए शिवसेना के एमएलए, जिनमें से एक से सोहित मिश्रा ने अभी फोन पर बात भी की थी, वो उस होटल से बाहर निकल करके कहीं गए हैं। रत्नदीप आप अपनी बात खत्म कर लें। ये ब्रेकिंग न्यूज जरा अभी स्क्रीन पर डालेंगे हम। जी हाँ, तो यह रोचक तरीके से यहाँ पे जो कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, क्योंकि कल जब आए थे एकनाथ शिंदे, इसके बाद हमने देखा कि जब असम में बाढ़ चल रही है, रेडिसन होटल में महाराष्ट्र के जो विधायक हैं उनकी बाढ़ लग गई और एक के बाद एक विधायक आते रहे। मगर इस बार पहली बार हमने देखा 2 विधायक निकल के जा रहे हैं और कहाँ पे निकल के गए हैं इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अगर वो शायद किसी से मिलने भी जा सकते हैं, इसकी भी जानकारी लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। मगर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि वो फिर से मुंबई जा रहे हैं, क्योंकि मुंबई के लिए गुवाहाटी से अभी फ्लाइट है और तो क्या वो मुंबई जा रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और अगर वो मुंबई जा रहे हैं, क्या वो एकनाथ शिंदे का कोई मैसेज लेके जा रहे हैं किसी के पास, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं देखिए इसकी जानकारी जी बिल्कुल, सोहित की बात से तो ये साफ था कि जो 2 विधायक आए थे जिनमें से एक से उन्होंने बात भी की, वो नाराज होके ही आए थे। ऐसा नहीं था कि वो दूत बन करके आए हैं और संदेश लेकर के जाएंगे। लेकिन गुवाहाटी के इस होटल से 2 बागी विधायक अभी निकले हैं। कहां गए हैं निकल करके और क्या वो वापस मुंबई आ रहे हैं? क्योंकि अगर मुंबई आ रहे हैं तब तो ये तो बड़ी विचित्र सी स्थिति हो जाएगी और लगातार सस्पेंस बन रहा है इस स्टोरी में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हमारे सभी सहयोगियों का धन्यवाद। इसके बाद बहस जारी रखेंगे और इस ब्रेकिंग न्यूज पर फिर से वापस आएंगे। 2 बागी विधायक गुवाहाटी होटल से अभी निकले हैं। ये जानकारी हमको नहीं है कि वो निकल करके कहां गए हैं और क्या वो वापस आएंगे या नहीं। आनंद दुबे प्रवक्ता हैं शिवसेना के और श्याम प्रकाश जाटव नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों हमारे साथ कृपया करके बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे चर्चा जारी रखेंगे। पिक्चर अभी बाकी है। आनंद दुबे प्रवक्ता हैं शिवसेना के और श्याम प्रकाश जाटव नेता भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। दुबे जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। भाई, ये हो क्या रहा है, आप समझा पाएंगे? आप कैसे अपने आप को शिवसेना कहेंगे जब 13 ही विधायक आपके साथ हैं और वहां शिंदे जी 42 लेकर के बैठे हुए हैं? अच्छा, वो लगातार तस्वीर भी जारी कर देते हैं, यानी कि आप वो भी नहीं झुटला सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि अरे वो ऐसे ही फेंक रहे हैं, हवा में उड़ा रहे हैं। तस्वीर जारी कर दी उन्होंने, आपने तो वो भी नहीं की। संकेत भाई नमस्कार। नमस्ते। नाटकीय घटनाक्रम का 3रा दिन है। पहले, दूसरे, तीसरे दिन लोग कह रहे हैं अब गिरी की तब गिरी, शिवसेना खत्म हो गई, पार्टी खत्म हो गई, इनके पास 40 से ज्यादा विधायक हैं, अमुक तमुक हर चीजों की बातें हो रही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक फेसबुक पर लाइव किया, बहुत ही भावनात्मक स्पीच हम सबको दिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि देखिए भैया, ऐसा है कि यदि किसी बात को लेकर आप मुझसे नाराज हैं, मुझे कह सकते हैं, मुझे चिट्ठी लिख सकते हैं, किसी के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं, खुद आ सकते हैं और मैं उसका निवारण कर दूंगा। यदि आपको मुख्यमंत्री बनना है वो भी बना दूंगा और सर्वोच्च पद चाहिए वो भी दे दूंगा। लेकिन दूर से नहीं, आइए मेरे पास आइए। दुनिया में बड़े से बड़े मसले बातचीत से हल होते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि बातचीत करे कौन? टेलीफोन के अलावा बातचीत हो नहीं रही है। कभी कहा जा रहा है कि हमारे पास 37 से ज्यादा विधायक हैं, लेकिन साइन में 32 लोग ही आ रहे हैं। कभी फोटो में जो 40-42 दिखाए जा रहे हैं उसमें से 8 से ज्यादा अपक्ष हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और देखिए, जो शिवसेना को बार बार डैमेज करने की बात हो रही है कि शिवसेना खत्म हो गई है। कल 8 से 9 किलोमीटर की दूरी है वर्षा से मातोश्री वर्ली सीलिंग होते हुए, उसको पूरा करने में आदरणीय उद्धव जी को 2 घंटे लगे। शिवसैनिक उनको बहुत प्यार करता है और उद्धव जी का नेचर भी ऐसा रहा है कि वो कोई ऐसे सत्ता के लोभी या सत्ता पे चिपक के रहना
ऐसी उनकी कोई मंशा दुबे रही ही जी, नहीं। आपकी मेमोरी बड़ी छोटी है। मैं आपको याद दिला दूं, आज से 2.5 साल पहले आपका बीजेपी से समझौता टूटा ही इसलिए था क्योंकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अब आप कह रहे हैं कि वो सत्ता के लोभी नहीं है। बिल्कुल यहां उन्होंने अलायंस ही तोड़ दिया। बिल्कुल गलत, बेबुनियाद। उन्होंने कहा था कि मेरा कोई शिवसैनिक बनेगा, तब शरद पवार जी ने कहा था कि उद्धव जी आप बनिए, 3 दल की सरकार है, पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई और नहीं चला पाएगा, मेरा अनुभव कह रहा है कि आप बने रहेंगे तो सब पर कंट्रोल रहेगा। तब उद्धव जी बने थे। उद्धव जी को कोई मुख्यमंत्री, अरे वो कैसा परिवार है संकेत भाई, मनोहर जोशी को बना दे सकता है, नारायण राणे को बना सकता है, खुद नहीं बन सकता, कभी भी बन सकता है, लेकिन नहीं, वो कभी भावना ही नहीं रही, किसी शिवसैनिक को बनाना था। खैर मैं उस पर बात ठीक है, मैं आपके पास वापस आता हूं। श्याम प्रकाश जाटव जी, जरा आपसे आपका कमेंट ले लें। बीजेपी ने आज थोड़ा कम बोला है, बयानबाजी जरा कम की है इस मुद्दे पर। पहले आप लोग खूब बोल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से हॉस्पिटैलिटी, मेजबानी जिस तरीके से हो रही है असम में, वहां पर बाढ़ आई हुई है, पानी की बाढ़ भी और विधायकों की भी। विधायकों की भी। देखिए, शिवसेना पिछला चुनाव या इससे पहले वर्षों से हम जो इनके साथ गठबंधन रहा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का उस गठबंधन में हमेशा मेन रोल रहा। पिछले चुनाव में भी मोदी जी की फोटो लेकर के शिवसेना ने पूरे महाराष्ट्र में जो है जीत हासिल की। और विचारधारा, यहाँ पे विचारधारा दोनों की एक जैसी थी, इस वजह से हम दोनों साथ में मिलकर के चल रहे थे। और जिस विचारधारा का उद्धव जी बचपन से विरोध करते आ रहे थे, ये उसी विचारधारा के साथ में मिलकर के सरकार बनाते हैं। केवल मुख्यमंत्री बनने का उनको लोभ था, लाभ, उसके कारण से उन्होंने वो तमाम विधायक जो एक विचारधारा का वोट लेकर के विधायक बनकर के आए थे, उन सब लोगों की भावनाओं को उन्होंने तहस नहस करा। और इसी का परिणाम है कि जब वो विधायक अपने क्षेत्र में जाते हैं, मैं कई दिन से लगातार महाराष्ट्र में लोगों से बातचीत कर रहा हूं, मुझे जानकारी आ रही है कि जो विधायक जीत करके आए शिवसेना के, वहां की पब्लिक जो है वो पूछ रही है कि अगर तुम्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ में कहीं कोई मतभेद था तो तुम विपक्ष में बैठ जाते, मगर उन लोगों के साथ में तुमने सरकार क्यों बनाई जिनकी विचारधारा को हम पसंद नहीं करते, हमारा उनके साथ में कोई मत मिलता नहीं है। यहाँ पर शिवसेना शिकस्त उसको जो मिली है, उन लोगों की विचारधारा को इन्होंने डैमेज किया, इस वजह से मिली है। और आज ये जो तमाम विधायक आसाम में इकट्ठा हो रखे हैं, ये उनके जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने एक विचारधारा के साथ में इन जनप्रतिनिधियों को शासन करने के लिए भेजा था, मगर सत्ता लोलुपों ने वहां पर जाकर के आप उनकी मेजबानी क्यों कर रहे हैं? इसमें हिडन इंटरेस्ट अगर नहीं है तो फिर क्या है? आप मेजबानी मत कीजिए, आप बोल दीजिए इंटरनल मैटर है, जहां मर्जी वहां रहो। ये तो पूरी सुरक्षा बल दे रहे हैं, सूरत में 4-4 लोग एक एक विधायक पर, उनको ताकि सेफ पैसेज मिल जाए। इसीलिए तो आरोप लग रहे हैं ना कि ये बीजेपी की स्क्रिप्ट है। इसका जवाब आप कैसे देंगे? जी, हाँ संकेत जी, वो अपने अपने क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि हैं। हमारे उस प्रदेश के अंदर वो लोग आए हुए हैं जहां हमारी सरकार है, और स्वाभाविक बात है वो वहां पर आए हैं, सभी की निगाहें उनके ऊपर हैं, तो प्रोटोकॉल देने में कोई बुराई नहीं है। ठीक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी ब्रेक के बाद। और कांग्रेस महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है उसको किस तरीके से देख रही है? कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। आइए सुनते हैं। महाराष्ट्र में गड़बड़ हो रहा है और वहां की सरकार गिराने के लिए बीजेपी की सरकार बहुत कोशिश कर रही है। और वहां के शिवसेना के एमएलएस को उन्होंने तो पहले सूरत को ले जाया। सूरत में किसकी गवर्नमेंट है आपको मालूम है। फिर उसके बाद वहां से हटाए गुवाहाटी को लेके गए। तो इससे ही आप समझिए कि ये बीजेपी सरकार का, बीजेपी का खेल है।
अब एक और सियासी दांव चल रहा है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बारे में आपको बताएं। रामपुर में मतदान के बीच आजम खान का एक बड़ा आरोप आया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया जा रहा। उपचुनाव का ये मतदान का दिन और आज यहाँ पर रामपुर में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस तरीके से बूथों पे हमारे साथ मौजूद हैं आजम खान साहब, जिन्होंने ये सीट खाली की है, इनके रिज़ाइन के बाद हुई थी। बात करते हैं, आज मतदान है। कहाँ मतदान है? कहाँ है मतदान? थाने पट्टे पड़े हैं, गलियों के नुक्कड़ों पर मार मार के औरतों को मर्दों को भगा दिया गया है। खाली पड़े हैं मतदान केंद्र का, वो वोट डालने वाला ही नहीं है कोई। भाई चलिए, हम तो इंसान की आँख है, कैमरे की आँख तो पक्षपात नहीं करेगी। उससे दिखा दीजिए आप डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, सारे बड़े बूथ, एक आदमी भी नहीं है वोट डालने वाला पिछले 3 घंटों से। मुझे 40 साल की एक बड़ी लंबी पारी राजनीतिक, उसके बाद आप लोकसभा पहुंचे थे और जैसे ही आप वहां पहुंचे हैं उसके बाद बाढ़ आ गई मुकदमों की। 100 से अधिक आपके ऊपर मुकदमे, 200 से अधिक अगर पूरे परिवार के देखे जाएं तो मुकदमे हैं। उसके बाद आपको ये लोकसभा की सीट छोड़ना पड़ी, कैसा? नहीं, लोकसभा की सीट तो इसलिए छोड़ी थी कि विधानसभा लड़ना चाहते थे और उम्मीद ये करते थे कि सरकार बनेगी, कुछ लोगों के काम आएंगे, पक्ष में होंगे, इसलिए छोड़ी थी सीट। संसद में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी आवाज़ वहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब ये उनकी बदनसीबी है, मुल्क की बदनसीबी है। तो जिस तरीके से आज ये चुनाव हो रहा है और ना, चुनाव नहीं है, चुनाव कहाँ है? इसे ऐसे तो चुनाव कराना ही नहीं चाहिए। एक बड़ी जैसे राज्यसभा में इलेक्ट हो जाते हैं, विधान परिषद में ऐसे इलेक्ट करके भेज दिया करें। एक बड़ी घटना आज के दिन में आजकल जो महाराष्ट्र में हो रही है, उस पर क्या कहना है? जाहिर है जो यहाँ हो रहा है वही वहाँ हो रहा है, जो वहाँ हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। तो आपको ये लगता है कि ये सीट आपसे छीनी गई है या आपके दोबारा, भले ही आपके अपने आप नहीं लड़ना? आसान तो नहीं है जी, अभी इतना आसान तो नहीं है छीनना। उम्मीद करते हैं आप विजय आपकी रहेगी? पूरी उम्मीद करते हैं जी, पूरी उम्मीद करते हैं। 2.5 लाख से नहीं जीतेंगे, 1.5 लाख से जीत जाएंगे। शुक्रिया।